बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया भी लेते हैं। हमारे साथ ज्योति वर्धन जयपुरिया हैं, उनसे समझते हैं कि इस वक्त क्या व्यू बनाना चाहिए मार्केट्स पर। मॉर्निंग मिस्टर जयपुरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स प्रदेश पर। 3-4 हफ्ते पहले बहुत ज्यादा एक पेसिमिज्म का माहौल था, लेकिन इस 3 वीक्स में इंडियन मार्केट्स ने, यूएस मार्केट्स ने, सभी ने एक अच्छी रैली दिखाई है। अब बार बार बात ऐसी हो रही है कि शायद हम एक बेस फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शायद प्राइस वाइज करेक्शन ना हो, लेकिन शायद एक टाइम वाइज करेक्शन भी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। आप क्या व्यू बना रहे हैं यहाँ से इंडियन मार्केट्स के लिए? हाँ, तो देखिए अपना 18 महीना से टाइम करेक्शन चल रहा है। बीच में थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आया था, पर एक तरह से जहाँ 18 महीने पहले निफ्टी था, सेंसेक्स था, वहीं पे वापस आके अपने बन चुके हैं। और देखिए जरूरी था, क्योंकि काफी है ना, कोविड के बाद काफी उछाल आया था मार्केट में, वैल्यूएशन महंगे हो गए थे। तो एक तरह से वैल्यूएशन करेक्शन जो हो रहा है वो टाइम करेक्शन से हो रहा है, प्राइस करेक्शन से नहीं हो रहा है। बाकी बाजार में प्राइस करेक्शन देखने मिला था पिछले साल, यदि अपने देखे 2022 में, तो है ना, चाहे यूएस मार्केट्स हो, चाहे ना यूरोपियन मार्केट्स हो, सब में काफी प्राइस करेक्शन आया था। भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया, ये 3 जगह प्राइस करेक्शन ज्यादा नहीं आया। तो एक तरह से अच्छा है, कंसोलिडेशन फेज हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हम लोग है ना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि है ना वैल्यूएशन थोड़े बेटर हो गए हैं। अभी भी कोई सस्ते नहीं रहे, पर जो महंगे थे उतने महंगे नहीं रहे वैल्यूएशन अभी। ज्योतिवर्धन जी, गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और सबसे बड़ा इवेंट जो है, जो कि इनफैक्ट अब से लेकर आने वाले 1.5 महीने तक बाजार को इम्पैक्ट करेगा, वो है अर्निंग सीजन, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। शुरुआत अच्छी खासी ठीक ठाक ही कहेंगे। इनफैक्ट किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जहां बैंक्स फाइनेंशियल्स है वो ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स की चुनिंदा बड़ी कंपनियों के बैंक्स के जो नतीजे आते हुए दिखे हैं, वहां पर हमने परफॉर्मेंस देखा भी है। ऑल इन ऑल सेगमेंट स्पेसिफिक अर्निंग सीजन को आप कैसे देखते हैं? तो अर्निंग सीजन एक तरह से अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने पूरा निफ्टी देखे तो निफ्टी में 15% बढ़त आएगी अर्निंग्स में, जो अच्छी है। पर इसमें दो चीज हो जाती है, जैसे आपने कहा बैंक्स है ना काफी अच्छा करेंगे, तो 15% में बैंक्स बेहद है ना, काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यदि अपने बैंक्स को हटा देवे तो अर्निंग्स में खाली 6% की बढ़त आती है। पर एक दूसरे नजरिए से देखे तो इसमें ग्लोबल कमोडिटीज काफी नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो यदि अपने ग्लोबल कमोडिटीज को हटा देते तो 23% का अर्निंग्स ग्रोथ होता। तो एक तरह से अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है, पर दो एक्सट्रीम पे, एक बैंक से जो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, वहां उसके 8% वहां से ग्रोथ आ रहा है एक तरह से अर्निंग्स में, और दूसरे साइड में ग्लोबल कमोडिटीज जिसमें से 8% कमी हो रही है अर्निंग्स में। ज्योति, ये बात तो ठीक है कि मार्केट हो सकता है आपको थोड़ा चॉपी करके रखे। कम से कम एक क्वार्टर में तो हमको ऐसे ही देखने को मिल रहा है, अगला क्वार्टर भी शायद ऐसे ही निकल जाए। मैं आपसे कोई सेक्टर नहीं पता करना चाहता, मैं आपसे एक बहुत ही नीश कोई थीम पता करना चाहता हूँ जिस पे आप बहुत बुलिश हैं। जैसे सेक्टर्स में क्या होता है ना कि आपके पास अच्छे और बुरे शेयर्स दोनों होते हैं, तो आप अच्छे से बता नहीं पाते। लेकिन टिपिकली कई बार ऐसी थीम होती है कि हाँ, ये थीम अच्छी चल जाएगी, आप इससे जुड़े हुए अच्छे वैल्यूएबल लो पी वाले शेयर्स पकड़ लो, बैलेंस शीट ठीक हो वो पकड़ लो, तो फिर काम बन जाएगा। ऐसी कोई थीम आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जिसमें आपका ट्रस्ट बहुत हो? तो मैं आपको एक थीम बताता हूँ। पिछले साल क्या हुआ था कि सब कमोडिटी प्राइसेस में काफी उछाल आई थी, उनके दामों में। तो जो कमोडिटी यूजर्स है, जो ये कमोडिटी लेके बनाते हैं, जिनका रॉ मटेरियल कमोडिटीज, उनके मार्जिन काफी घट चुके थे। अभी इस साल कमोडिटी के भाव नीचे आ चुके हैं, तो क्योंकि भाव नीचे आ चुके हैं, उनके मार्जिन जो काफी घटे थे पिछले साल, वो मार्जिन वापस रिबाउंड हो जाएंगे, वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो इसके कारण बाइंग स्टॉक्स विच आर कमोडिटी यूजर्स को बेनिफिट हो सकता है। और इसमें दो तीन मैं आपको अनुमान भी दे दूं। एक तो जैसे सीमेंट है, सीमेंट में रॉ मटेरियल का काफी प्राइस प्रेशर था, पेट्रोल का प्राइस प्रेशर था, अब वो प्राइस प्रेशर हट गया है। तो अभी इस रिजल्ट सीजन में भी देखने मिलेंगे कि सीमेंट के दाम नहीं बढ़े हैं, जो उनके एंड प्रोडक्ट है, पर क्योंकि उनका कमोडिटी प्राइसेस के दाम घट चुके हैं, करीब 150 से 200 रुपया EBITDA हर एक पर टन का उनको है ना बढ़त मिलेगा, जिस कमोडिटी प्राइसेस से। दूसरा यहाँ पे है सेरेमिक्स। उनके गैस रॉ मटीरियल प्राइसेस है, गैस के दाम काफी बढ़ गए थे पिछले साल जब यूक्रेन की है ना लड़ाई हुई थी। पर अब वो लड़ाई के, अब वो है ना गैस प्राइसेस नीचे घटना चालू हो गया है, और हर क्वार्टर देखे तो गैस प्राइसेस घट रहे हैं।
तो इनके मार्जिन भी जो काफी है ना करीब 400 बेसिस पॉइंट घटे थे पिछले साल, वापस से वो रिबाउंड देखने मिल जाएगा वो मार्जिन में, तो सेरेमिक प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तीसरा है वायर केबल, जहां डिमांड अच्छा है, रियल एस्टेट का डिमांड अच्छा है, वहां डिमांड अच्छा था। कॉपर प्राइसेस बढ़े थे लास्ट ईयर, तो थोड़े मार्जिन पे ना हिट आया था। वो कॉपर प्राइस घटने चालू हुए तो वापस मार्जिन थोड़े है ना इम्प्रूवमेंट आने लग गई है। तो ये थीम है एक, जहां पे ना कई कंपनीज को मुनाफा हो सकता है इस साल। ज्योतिवर्धन, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इंडेक्स का भी एक बड़ा पार्ट होते हैं और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स का, पीएमएसएस का भी एक बड़ा कंपोनेंट होते हैं, और जिस तरह की मूव पीएसयू बैंक्स ने पिछले एक साल में दिखाई है, उसको देखकर रिटेल इन्वेस्टर ज़रूर कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि बड़े बैंक्स, चाहे आप एचडीएफसी बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक करें, वहाँ डिपॉजिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बेटर पोजिशनड है। बट क्या कोई कॉशियसनेस स्मॉलर पीएसयू बैंक्स को भी देखकर लगती है, जहाँ एक्सेसिव रेट से ग्रोथ तो दिख रही है बट दे माइट कैन गेट इनटू ट्रबल समटाइम लेटर? तो इसमें दो चीज है। हम लोग जिस नजरिए से देखते हैं, हम लोग पीएसयू और है ना प्राइवेट सेक्टर ऐसे नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि भाई रिटेल बैंक है और है ना कॉर्पोरेट बैंक है। जो पिछले 2 साल में ज्यादा मुनाफा हो रहा है वो कॉर्पोरेट बैंक्स में आ रहा है। कॉर्पोरेट बैंक्स में इसलिए आ रहा है कि ना काफी क्लीन अप हुआ था बैंक बैलेंस शीट्स का, तो काफी बड़े एनपीएल प्रोविजनिंग हो रहे थे 3-4 साल पहले तक। तो अब है ना लास्ट 18 महीने में बैंक के क्लीन अप काफी खत्म हो गए, तो इसके लिए एनपीएल प्रोविजनिंग बहुत कम हो रहा है। और जो है ना कॉर्पोरेट बैंक थे, उनको ज्यादा एनपीएल प्रोविजनिंग हो रहा था, तो उनका है ना अर्निंग्स देखे तो वहां पे ज्यादा है ना ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि अब एनपीएल प्रोविजनिंग नहीं है। तो ये एक कारण है कि है ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स या कोई भी कॉर्पोरेट बैंक्स हो, उन लोग है ना अच्छा किए हैं शेयर प्राइस में, मुनाफे में, सब में। अभी एक एंगल है कि यहाँ से क्या होएगा। यहाँ से एक चीज है जो नेगेटिव होगी ये सब बैंक्स के लिए, वो है कि निम्स जो है वो उनके जो मार्जिन है वो थोड़े प्रेशर में आएंगे। क्योंकि बैंक्स में क्या होता है कि जैसे जैसे ना ब्याज बढ़ते हैं, तो लोन तो इमीडिएटली उन लोग बढ़ा देते हैं, पर डिपॉजिट के दाम बढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि डिपॉजिट जो 2 साल 3 साल का है उसके बाद बढ़ते हैं। तो इसलिए डिपॉजिट रीप्राइस विद लैग बोलते हैं अपने। तो अब वो है ना देखने मिलेगा कि भाई लोन के तो ब्याज बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अब डिपॉजिट के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा है ना निम में प्रेशर आना चाहिए। अगले 2 क्वार्टर के बाद ये देखने मिलेगा कि निम में थोड़ा प्रेशर आ रहा है अपने को। पर फिर भी हम लोग को बैंक्स अच्छा लगता है, पर जिस ढंग से लास्ट ईयर आउट परफॉर्म किए, वो सेम आउट परफॉर्मेंस उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर भी थोड़ा मार्जिनल आउट परफॉर्मेंस रहेगा इंडेक्स के बावजूद। वर्धन जी, आपकी सेक्टोरल थीम है बाय लोकल एंड अवॉइड ग्लोबल, जो कि एक बेहद रैशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच है। अमिट्स दैट सवाल मेरा ये है कि ग्लोबल चैलेंजेस क्या आगे भी पर्टेन होते हुए दिखेंगे, और डोमेस्टिक थीम पर जिस पर लगातार भरोसा बढ़ रहा है क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो सकता है कि आने वाले दिनों में फेड पॉज, जो कि मई में शायद नजर आए, वो इक्विटीज को हेल्प कर जाए? कैसे सेंटिमेंट्स वहां पर? हाँ, तो देखिए दो चीज है। तो डोमेस्टिक पे तो हम लोग पॉजिटिव है। पिछले 3 साल 5 साल में भारत है ना पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ ग्रोथ इकोनॉमी रहेगा जीडीपी में। तो इसलिए डोमेस्टिक का तो एक तरह से गिवन है कि है ना इकोनॉमी अच्छा करेगा। जो है ना यूएस इकोनॉमी है, यूरोप इकोनॉमी है, वहाँ रिसेशन के थोड़े डाउट्स है, संकेत है कि भाई थोड़ा रिसेशन आ सकता है, नहीं भी हो तो स्लो डाउन आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग का मानना है, और हम लोग पिछले 1-1.5 साल से ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल में क्वेश्चन मार्क है, वो अर्निंग्स विजिबिलिटी कम है। और इस बार है ना जो सॉफ्टवेयर नतीजे थे उसमें भी अपने को देखने को मिला कि कंपनीज के पास विजिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उनके जो एंड कस्टमर है उनके पास भी विजिबिलिटी कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग है ना अवॉइड कर रहे हैं ये सब ग्लोबल कंपनीज को। डोमेस्टिक में एटलीस्ट विजिबिलिटी ज्यादा है, वो देख रहे हैं। दूसरा है बाजार का। तो बाजार यदि अपने देखे तो जब फेड यदि है ना पॉज करेगा, और हम लोग का मानना है कि ये मई में एक हाइक होएगा और उसके बाद पॉज चला जाएगा, तो वो बाजार के लिए अच्छा होना चाहिए। यूएस बाजार के लिए ही नहीं, शायद इमर्जिंग मार्केट बाजार के लिए इवन बेटर रहेगा यूएस मार्केट से, क्योंकि वो पॉज करने के बाद है ना डॉलर में थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। वो डॉलर वीकनेस के कारण इमर्जिंग मार्केट्स में एकदम है ना ज्यादा तेजी आता है डेवलप मार्केट से।
जयपुरी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एनालिसिस मार्केट पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो घरेलू खपत, ग्लोबल कंजम्पशन थीम पर भरोसा रखें, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखें और साथ ही इनमें थीम्स बैंक, सीमेंट, कैपिटल गुड्स और फार्मा प्लेस हैं जिस पर खासतौर से नजर रहनी चाहिए, ये कहना है ज्योतिवर्धन जयपुरिया का।